हेलो बच्चों, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में हमने एपिलेप्सी और पार्किंसोनिज्म देख लिया। आज हम लोग देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी है, इंटरेस्टिंग सी भी है और खतरनाक भी है, जिसका नाम है एल्जाइमर मींस एडी, एल्जाइमर डिजीज। ठीक, एल्जाइमर डिजीज को मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, मेमोरी लॉस की बीमारी, जिसको क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। क्या बोलते हैं? डिमेंशिया, है ना। तो एल्जाइमर डिमेंशिया का ही एक पार्ट है। डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस या एमनेसिया, एमनेसिया भी बोलते हैं मेमोरी लॉस को। एक पिक्चर देखी होगी, कौन सी? गजनी। ठीक, अब मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा इस पूरे प्रोसेस में, आपको गजनी पिक्चर अगर देखी है आमिर खान की, तो उसको ध्यान में रखना है। उसमें उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था। वो क्या करता था, उसको चीजें रिकॉल नहीं होती थी, वो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। क्या करता था, अपने पूरे शरीर में लिख लेता था क्या क्या काम करना, कैसे कैसे, तब उसको याद आता था। यही होता है एल्जाइमर में। तो एक एज के बाद देखो, पहली चीज तो एक पहला जो फिगर इसका दिख रहा है वो समझ लो। इसमें क्या क्या है देखो, अमाइलॉइड प्लेक के बारे में बात करेंगे, न्यूरोफाइब्रिल टैंगल के बारे में बात करेंगे, न्यूरो इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे, कोलिनर्जिक इनसफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के बारे में बात करेंगे और ऑटोफैगी डिसफंक्शन के बारे में बात करेंगे। इतनी चीजों के बारे में एल्जाइमर में बात करेंगे। बड़ी आसान भाषा में, बड़ी सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरो डीजेनरेटिव, न्यूरॉन का डीजेनरेशन हो जाता है, न्यूरॉन का इसमें बेसिकली न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन होने लगता है। किसमें? एल्जाइमर डिजीज में। कैसे कैसे होगा वो सब बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात शुरुआत करते हैं। डिजीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डॉक्टर एलोइस एल्जाइमर। एलोइस एल्जाइमर जो कि जर्मन के फिजिशियन थे, इन्होंने 1906 में एक 50 साल बूढ़ी औरत के ऊपर इन्होंने क्या किया था, इसका ट्रीटमेंट किया था, इसकी स्टडी की थी और उसको भूलने की बीमारी थी, जिसको नाम दिया, चूंकि इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन किया था, उन्होंने पता लगाया था उसके बारे में, और इनका नाम था डॉक्टर एलोइस एल्जाइमर, इसीलिए उनके नाम पे ही इस बीमारी का नाम पड़ा एल्जाइमर डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। डिमेंशिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, याददाश्त जाने के बहुत सारे टाइप होते हैं, एल्जाइमर भी उन्हीं में से एक है। ठीक, एल्जाइमर डिजीज होती क्या है? ये न्यूरो डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसका जो कि लगभग इडियोपैथिक है। साइंटिस्ट लोग क्या है, अंदाजा लगाते हैं, जिसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी इसकी एक तरह से क्या है, अननोन है, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक एल्जाइमर, इडियोपैथिक एल्जाइमर। ओके, एक तरह से डिमेंशिया को मेमोरी लॉस के साथ पागलपन भी बोलते हो। मैंने कहा ना, गजनी पिक्चर याद रखना, आमिर खान की एक्टिविटी, जो उसको नहीं जानता पागलपन ही तो लगेगा। भाई कोई इंसान है, अभी आपसे मिला 2 मिनट पहले, फिर बोलता है भाई हु आर यू, कौन हो आप? दूसरा, उसको कुछ नहीं याद रहता, अपने पूरे शरीर में सब चीजें लेबल लगा के रखा हुआ है, तो ये एक तरह से पागलपन ही तो हुआ। ठीक, एक एज के बाद प्रोग्रेसिव बीमारी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, देखो स्टार्टिंग में होती है शुरुआत से, थोड़ी जो रीसेंट इवेंट होते हैं वो भूल जाते हैं, जिसको अभी देखा, या रिकॉल नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। कई बार क्या, जैसे गांव घर में आप जाइए, कई गांव घर में मीन्स जैसे कोई बूढ़े लोग घर पे हैं, है ना, तो बूढ़े लोगों में अक्सर ये जो है माना जाता है कि 60 साल तक इसकी रिकवरी 100% हो जाती है। मीन्स ये क्योरेबल डिजीज है, पार्किंसंस की जगह इनक्योरेबल नहीं है, नॉन क्योरेबल नहीं, ये क्योरेबल डिजीज है। और 60 साल की उम्र तक अगर होता है तो ये 100% क्योरेबल हो जाती है। उसके बाद 60 से 70 साल या 70 साल के ऊपर जब जाता है तो इसका क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली इसमें होते क्या, जो न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, आगे हम बात करेंगे वो स्पेसिफिक न्यूरॉन कौन से हैं, कहां पे पाए जाते हैं, उनका क्या डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। अब डिस्ट्रक्शन होने की वजह से उनका जो काम है उन न्यूरॉन्स का, वो काम कोई दूसरा कर नहीं पाता है। ठीक, तो स्पेशली मेमोरी वाले कौन से न्यूरॉन?
जो मेमोराइज रखते हैं, ब्रेन में मेमोरी को स्टोर रखते हैं। दूसरा और कौन सा, लैंग्वेज वाले, जो लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, है ना। तो ये दो जगह के न्यूरॉन्स का डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। शुरुआत में ये धीरे धीरे करके होती है और धीरे धीरे करके अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बढ़ती चली जाती है। पहले काफी लोगों को देखा होगा, बूढ़े लोग क्या है, अपना घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहीं गए हैं, किसी काम से गए हैं और बैठे हुए, वो क्यों बैठे उनको पता नहीं है, पता लगा गए तो फिर ढूंढने निकलो गांव में, हाँ भाई वो कहाँ पे गए हुए हैं, पता चला किसी दूसरे खेत की तरफ चले जा रहे हैं, नहर की तरफ चले जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, मीन्स उनको यादें नहीं कि उनको करना क्या, उनको जाना कहाँ है। तो ये एक तरह का मेमोरी लॉस है। ये पर्सनैलिटी को भी चेंज करता है ना, इंपेयरमेंट ऑफ थिंकिंग, वो सोच नहीं पाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, पर्सनैलिटी और मूडी टाइप के हो जाते हैं। ठीक, there is a generation of brain neuron, especially cerebral cortex and presence of neurofibrils। क्या, न्यूरोफाइब्रिल्स, है ना, इनके बारे में बात करेंगे। न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स और प्लेक कंटेनिंग द बीटा एमाइलॉइड, यही दो रीजन हैं। कौन से, न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स और बीटा एमाइलॉइड, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिजीज के लिए। कौन सी, अल्जाइमर डिजीज। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से डबल तरीके से अंडरलाइन करके लिख लेना, न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स और प्लेग। प्लेग किसके बने हुए होते हैं, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन के बने होते हैं। ये एमसीक्यू के दोनों क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है, तो ये दोनों चीजें लिख सकते हो, प्लेग और टैंगल्स। ठीक, आगे बात करेंगे इनके बारे में भी हम। डेफिनेशन की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज दैट स्लोली डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटी कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क। कोई घर के डेली रूटीन के काम करे, जैसे घर में कोई महिला है, वो बहुत अच्छी बिरयानी पकाती है, बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है, बहुत अच्छा डिनर बनाती है, उसको अगर ये प्रॉब्लम हो गई, सोचो रोज बना रही वो महिला, डेली खाना बना रही है, डेली बिरयानी बना रही, और अगर उसको ये प्रॉब्लम हो गई तो वो बिरयानी बनाना भूल जाएगी। मतलब जो सिंपलेस्ट डेली रूटीन के काम है वो काम भूल जाते हैं लोग। ये है अल्जाइमर, मेमोरी लॉस हो जाता है उनको। ठीक, डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन फॉर्म है। डिमेंशिया क्या है, बेसिकली लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लोगों से, सच एज कौन सी, थिंकिंग, मीन्स रिमेंबर करना, लोगों से अभी मिले हैं और अभी भूल गए। ठीक, रीजनिंग दैट्स एवर इनफ टू इंटरफेस विद द डेली फंक्शनिंग, जो रोज डेली रूटीन के काम है वो काम वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, अल्जाइमर डिजीज अगर होती है। इट अकर्स इन द पेशेंट अबव एज 65। देखो 65 के ऊपर अगर कोई है तो ये बीमारी कॉमन है। बूढ़े लोगों में लोग क्या बोलते हैं, 60 साल के हो गए तो सठिया गए हैं, अक्सर गांव में होता ना, तो वो सठिया नहीं गए हैं, उनको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। ये क्या है, मूडी टाइप के हो जाते हैं लोग, मीन्स किसी चीज की धुन पड़ गई तो कहो उसी पे, और पता चला वो काम हो रहा है तो फिर उनको पसंद नहीं आया, वो काम नहीं करना। जैसे हमारे गांव घर में भी कुछ लोग होते थे, अब उनको मान लिया कटहल की पकौड़ी खानी है, बनवा रहे हैं, भाई बनाओ जबरदस्ती, नहीं जब तक बनेगी तब तक सर खा जाएंगे, जब बन के आएगी तब मूड नहीं मेरा। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है, ओके, तो फॉलोज द लूज एबिलिटी, ओके, द कम्युनिकेशन एबिलिटी, मूड, पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्टेड, किसमें, अल्जाइमर डिजीज में। फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट एंड हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, मीन्स कई काज होते हैं अल्जाइमर के, हार्ट डिजीज भी हो जाती, कैंसर है, स्ट्रोक्स हैं, बहुत सारे रीजन है। अब देखो हम बात करते थोड़ी सी इटियोपैथोजेनेसिस की, यानी इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को मिला के बनता है इटियोपैथोजेनेसिस। अब देखो मैंने क्या कहा था, प्लेग प्लस टैंगल्स, कौन सा टैंगल्स, न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स। ठीक, ये दो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अल्जाइमर के लिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लेग बेसिकली ये आउटसाइड द न्यूरॉन होता है। कहां पे होता है, आउटसाइड द न्यूरॉन। ठीक, पहली चीज, मीन्स जो नर्व है, नर्व के न्यूरॉन के बाहर होता है। टैंगल क्या है, ये इनसाइड न्यूरॉन होता है, इनसाइड द न्यूरॉन होता है। इतनी चीज क्लियर। अब जो है ये जो
प्लेग होता है बेसिकली, ये एक तरह की प्रोटीन का कलेक्शन है। कौन सी प्रोटीन? बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। ठीक, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जब ये कहां पे है? आउटसाइड द नर्व, यानी आउटसाइड द न्यूरॉन। बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का जब एक्यूमुलेशन होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेग, मींस कलेक्शन हो जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं। और इससे होता क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में सिग्नलिंग। क्या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं? न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में सिग्नलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक, तो बेसिकली सिग्नलिंग ऑफ न्यूरॉन, इसको क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, अब कैसे डिस्टर्ब करेंगे? ये होता कहां पे है आपको? जब मैंने एड्रेनर्जिक सिस्टम, यानी देखो ये क्या है? प्री साइनेप्टिक नर्व है, प्री साइनेप्टिक नर्व है, और ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। इसके बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। और इसी साइनैप्स में, ध्यान से समझो बात को, इसी साइनैप्स में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का अक्यूमुलेशन हो जाता है। अब सोचो, ऊपर भाई प्री साइनेप्टिक नर्व है, नीचे की तरफ क्या है? पोस्ट, ऊपर प्री साइनेप्टिक और नीचे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, जब इधर यहां पे जो रिसेप्टर्स हैं यहां पे पहुंचेगा तो आगे एक्शन दिखाएगा। लेकिन होता क्या है? जो बीच का गैप है, साइनैप्स है, वहां पे एक्यूमुलेशन हो गया बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन का। अब उससे होगा क्या? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहां पर? पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज तो हुआ, लेकिन वो आगे साइनेप्स को क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन ने अपनी बाउंड्री बना के रखी है। ठीक, तो जिसकी वजह से जो सिग्नल जाना था वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग। एक्सक्यूज मी। तो ये होता कहां पे? बेसिकली न्यूरॉन के बाहर की तरफ, साइनेप्स के बीच में। ये कहां क्या होता है? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। बात समझ में आई? ठीक, अब बात करते हैं काहे की? टैंगल्स की। अमाइलॉइड प्रोटीन कैसे इफेक्ट करता है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। टैंगल्स की बात करते हैं। टैंगल्स बेसिकली ये जो न्यूरॉन होते हैं, जो आपके न्यूरॉन होते हैं भाई, ये कुछ इस तरह से जो न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन्स बने हुए होते हैं। इनका जो साइटोस्केलेटन है, बात को समझो, क्या है इनका जो एक मिनट आगे पेज है क्या? हाँ, यहां समझ लेते हैं। टैंगल्स की बात करते हैं यहां पे, है ना? किसकी? टैंगल्स की। एक मिनट देखो, एक एक पॉइंट समझते चलो। टैंगल्स में क्या है? ये होते हैं इनसाइड द न्यूरॉन के अंदर की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं साइटोस्केलेटन, स्टेबल करते हैं। किसको? साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल का। देखो नर्वस सिस्टम में सब बता रखा है, दोबारा पढ़ा रहा हूं। माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है क्या? साइटोस्केलेटन। क्लियर? अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये बना होता है टाउ प्रोटीन से। किससे? टाउ प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल किससे? टाउ प्रोटीन। यानी टाउ प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? साइटोस्केलेटन मेंटेन करने के लिए, शेप मेंटेन करने के लिए न्यूरॉन का। कौन इंपॉर्टेंट है? टाउ प्रोटीन। अब काइनेज और फास्फोराइलेज, या काइनेज एंड फास्फेटेज, जब इन दो एंजाइम्स का रिलीज होता है, इन दो एंजाइम्स की वजह से क्या होता है? ये जो टाउ प्रोटीन है ये ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या करता है? ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये किससे? न्यूरॉन से अलग हो जाता है, नर्व से, कि जो सेल वॉल है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, उससे अलग हो जाता है, और कलेक्शन होने लगता है किसका? ढेर सारे न्यूरोफाइब्रिल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स का, टाउ प्रोटीन, न्यूरोफाइब्रिल टाउ प्रोटीन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैंगल। ठीक,
बात समझे? तो इस तरह से जो ये टैंगल है, मींस दोनों तरह से अल्जाइमर में जो प्लेग होता है वो सिग्नल बाहर नहीं जाने देता, और जो टैंगल है वो नर्व को अपनी शेप में नहीं रहने देता। जब ये टूटने लगता है तो माइक्रोट्यूब्यूल बनने बंद हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कमजोर हो जाते हैं, जिससे न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। और ये बीमारी कौन सी है? न्यूरो डीजेनरेटिव, न्यूरॉन का डीजेनरेशन हो जाता है, न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो न्यूरॉन को डिस्ट्रक्शन होने वाली बीमारी है अल्जाइमर डिजीज। तो वो न्यूरॉन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो काम तो हो ही नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोनों अल्जाइमर डिजीज में प्रॉब्लम यही होती है, न्यूरॉन को दोनों तरीके से, एक तरफ तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसको रिसेप्टर तक नहीं पहुंचने दे रहा है, कौन? बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। दूसरी तरफ अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो न्यूरॉन के शेप को मेंटेन किए हुए है, वहां पे टाउ प्रोटीन, किसके? काइनेज और फास्फेटेज की मदद से टाउ प्रोटीन ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर उसका कलेक्शन होने लगता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स। ठीक, ये क्या है? न्यूरॉन के शेप को मेंटेन नहीं रहने देता, जिससे न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए होती है क्या? अल्जाइमर डिजीज। तो ये थी क्या? इटियोपैथोजेनेसिस, किसकी? अल्जाइमर की। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं कि पॉइंट और क्या क्या लिखे गए हैं। ठीक, देखो न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स क्या है? एसिटाइल कोलिन। ठीक, अब देखो मैंने समझाया था प्लेग। अब जैसे मान लिया ये न्यूरॉन है ना, यहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, तो वो यहां के रिसेप्टर पे पहुंच नहीं पाएगा। जब रिसेप्टर पे नहीं पहुंच पाएगा तो एसिटाइल कोलिन का जो काम है वो काम नहीं हो पाएगा, राइट? तो कहने का मतलब एसिटाइल कोलिन फैक्टर है। दूसरा सोमैटोस्टेटिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट हो रहे हैं। ये रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, तो ये फैक्टर्स हो गए। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमेशा से इन्वायरमेंटल, जैसे कोई सिगरेट स्मोकिंग बहुत करता है, ठीक, सर्टेन किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन लग गया है, पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ हो गए हैं, ठीक, पॉइजनिंग हो जाए, किसी तरह का टॉक्सिन्स आ जाए, यूज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्टेरॉल लोअरिंग ड्रग्स, जिसको बोलते हैं स्टैटिन्स की कैटेगरी में आती है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, उनका ज्यादा इस्तेमाल अगर कोई करता है तो भी इस तरह की बीमारी हो जाती है अल्जाइमर डिजीज। ठीक, फिर जेनेटिक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, है ना, इसमें क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड का ऑक्सीडेशन होने लगता है, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एस बोलते हैं, आर टाइड टू ब्रेन सेल बाइंड द एपोलिपोप्रोटीन 4, जिसको बोलते हैं APOE4, है ना, एपोलिपोप्रोटीन, एंड रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ हार्मफुल प्रोटीन प्लेक इन द ब्रेन रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो इसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो प्रॉब्लम है। अगर क्रोनिक बीपी बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा किसी को तो हो सकती है, क्योंकि हेड इंजरी हो सकती है, या किसी को चोट लग जाए है, ट्रॉमा हो जाए। ठीक, जेंडर केस में, फीमेल्स में, जेंडर में बोले तो फीमेल्स में अल्जाइमर ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू मेल। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एज, ये भी फैक्टर्स है। दूसरा और क्या? कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में एक लंबे समय से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा चिंता करता हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की दवाएं खाता हो, ओवर थिंकिंग करता हो, डे ड्रीमिंग ज्यादा करता हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर पैसिनेट हो, है, रातों दिन वही सोच रहा है, मीन्स हर वक्त ब्रेन को इंगेज किए हुए है, तो थकान लग जाती है, इंजरी हो सकती है किसी चीज से ज्यादा काम लिया जाए। तो ये सारे रीजन भी होते हैं किसके लिए? कई बार रीजन होते हैं इससे अल्जाइमर के लिए। अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन श्रिंकेज होने लगता है। श्रिंकेज कैसे होगा? सोचो कैसे होगा? माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं किसके? न्यूरोफाइब्रिल्स के, यानी टाउ प्रोटीन के। अब टाउ प्रोटीन ब्रेक होके बाहर चला गया, ठीक, न्यूरॉन की अब सेल वॉल में नहीं रह गया, न्यूरॉन की वॉल पे नहीं रह गया, तो क्या होगा? वो श्रिंक कर जाएगा। जब न्यूरॉन श्रिंक कर जाएगा तो ब्रेन श्रिंकेज होने लगेगा, उस तरफ के जो वेंट्रिकल्स हैं वो श्रिंकेज होने लगेंगे। ठीक, तो लोकलाइज्ड लॉस ऑफ न्यूरॉन मेनली कहां पे? हिप्पोकैम्पस और बेसल फंक्शन। हिप्पोकैम्पस और बेसल फंक्शन कहां पे होता है? ये देखो, ये हिप्पोकैम्पस नीचे की तरफ जो ट्रायंगल टाइप में बना है, यहां पे देखो, ये हिप्पोकैम्पस इधर वाले फिगर में, हिप्पोकैम्पस और ये बेसल गैंग्लिया। ठीक, तो यहां पे इन दोनों जगहों पे काम क्या है? इनका काम मेमोरी और लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो जब वहां के न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, कहां के?
हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया ऑफ फॉर ब्रेन की, तो ये दो मेमोरी लॉस होने लगती है। लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? यहीं पे होते हैं। ठीक, कैसे लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन कैसे होगा भाई? न्यूरॉन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन यहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा। दूसरा, इनकी जो वॉल है, वॉल में जो टाउ प्रोटीन होती है, वो टाउ प्रोटीन टूटने लगती है किसकी मदद से? काइनेज और फास्फेटेज की मदद से, जिससे कि न्यूरोफाइब्रिल्स टैंगल्स का कलेक्शन होने लगता है। ठीक, दो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं इस डिजीज के। एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइलॉइड प्लेग जो हम बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब न्यूरॉन सेल के बाहर। न्यूरॉन सेल के बाहर कहां पे? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है वहां पे एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक, क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। दूसरा क्या है? इंट्रान्यूरोनल न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल्स। ये कहां पे होते हैं? ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, यानी वॉल ऑफ न्यूरॉन में। होगा क्या? इनका फास्फोराइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल के एसोसिएटेड प्रोटीन है, जिसको क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा है, टाउ प्रोटीन। देखो यही सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं। टाउ प्रोटीन, उनका क्या हो जाता है? फास्फोराइलेशन, जिससे वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स का कलेक्शन होने लगता है। ठीक, देखो यहां पे भी वही चीजें हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखो, फिगर जो फिगर समझाया है, इसमें भी वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, फिर भी आप देख लो एक बार। एक तो एजिंग हो गया है ना, फैक्टर एज होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर आपका वीक हो जाए। ठीक, देखो वायरस का इन्फेक्शन हो, कोई पैरासाइट हो जाए, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये हेल्दी ब्रेन है। हेल्थ इनको क्या कर देता है? इन्फेक्शन कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है? न्यूरो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से देखो ये क्या है? फाइब्रिल्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, टाउ प्रोटीन है, जिससे जो क्या होता है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में वॉल ऑफ न्यूरॉन में लगे हुए होते हैं। इधर क्या है? ये देखो टाउ टेंगल्स, ये और ये क्या है? टाउ टेंगल्स के साथ साथ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। ठीक, क्या लिखा है? ए बी, ए बीटा फाइब्रिल्स, बीटा मींस बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। इधर क्या है? टाउ टेंगल्स। टाउ टेंगल्स कहां पे होते हैं? हाइपर फास्फोराइलेशन। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फास्फोराइलेशन ज्यादा हो जाता है, मींस हाइपर फास्फोराइलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से टाउ प्रोटीन का एग्रीगेशन हो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेंगल्स। तो दोनों केस में डीजेनरेशन होने लगता है ब्रेन का। तो ये पूरी पैथोजेनेसिस है कहेगी और अल्जाइमर की। ओके, एटियोपैथोजेनेसिस थोड़ी सी और देख लो, क्या है? एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो जितने एंगल दिए हैं, अल्जाइमर डिजीज अटैक किस पे करता है? नर्व और ब्रेन सेल पे। ठीक, एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर में कैसे करता है? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन से करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट कॉज द क्लम्प ऑफ प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं? अमाइलॉइड बोलते हैं। ठीक, कहां पे? ब्रेन सेल के अगल बगल डिपोजिशन हो जाता है। क्लम्प्स, प्लेग क्या है? बंडल्स हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लेग एंड बंडल स्टार्ट डिस्ट्रॉय द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन सेल्स। कनेक्शन बिटवीन ब्रेन सेल मतलब एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच में कनेक्शन क्या होता है? ब्रेक यानी ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। कैसे होगा? क्योंकि बीच में डिपोजिशन हो जाता है। इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिफेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से डीजनरेटिव कैस्केड बन जाता है, मींस डीजनरेट होने लगता है। देखो फिगर में देखो ध्यान से, ये नॉर्मल ब्रेन है, ये अल्जाइमर न्यूरॉन्स है, बीच बीच में देखो प्लेग, ये आउटसाइड है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में अमाइलॉइड प्लेक्स बन गए हैं, जिससे सिग्नल नहीं जा पाएंगे। इधर देखो हेल्दी ब्रेन है और ये अल्जाइमर ब्रेन है। देखो ये श्रिंकेज हो गया है, साइड में दो हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर में इन्फेक्शन लग गया, वो देखो श्रिंक होकर छोटा हो गया, दूसरी तरफ वाला वैसे ही हेल्दी बना हुआ है। तो ये एटियोपैथोजेनेसिस है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, कुछ कॉग्निटिव चेंज आते हैं, जैसे एप्रेक्सिया, जिसको क्या बोलते हैं? इनएबिलिटी ऑब्जेक्ट करेक्टली, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज सही तरीके से ब्रश करना है दांत में, है ना, कान खुजाने लगे, सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जिसको एक होता है एफेजिया, जिसको क्या बोलते हैं? इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, सही से कोई लैंग्वेज बोल पाना या कोई बोल रहा है तो उसको समझ पाना। ठीक, दूसरा एनोमिया, एनोमिया इनएबिलिटी टू फाइंड द वर्ड्स, मींस क्या बोलना है वो दिमाग में नहीं आता, जैसे हमें क्या बोलना है वो समझ में आता है, सोच लेते हैं, सोच के बोलते हैं। ठीक, एग्नोसिया, लॉस ऑफ सेंसरी कंप्रहेंशन, ठीक, लॉस हो जाता है। बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी चेंज, एग्रेसिव, गजनी याद करो, बहुत गुस्से में आ जाता था। एग्रेसिव स्पेशली वर्बल फिजिकल एब्यूज टेंडेंसीज, है ना, मींस मारपीट भी करने लगेगा, उल्टा सीधा भी बोलने लगेगा।
रैपिड मूड स्विंग, अभी कर रहा है पकौड़ी खाने का मन, थोड़ी देर बाद ये मूड उसका चेंज हो जाता है कि नहीं खानी। इंक्रीज द कंफ्यूजन एट नाइट व्हेन द लाइट नॉट एडिक्वेट, खासकर अंधेरे में उसको डर लगता है और अंधेरे में वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और ये प्रॉब्लम उसकी कंफ्यूजन वाली स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वॉन्डरिंग एंड गेटिंग लॉस्ट, दूसरा ओके पैरानोसिया, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस वगैरह है ना, डिप्रेशन में अकर होता है। चेंजेस सेल्फ मैनेजमेंट, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कैसे क्या करेगा, डिक्रीज इंटरेस्ट पर्सनल अपीयरेंस, अपने आप को कुछ भी पहने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पहने हैं नहीं पहने उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग देन इन अप्रोप्रिएट वेदर, अब पता लगा गर्मी का टाइम है, स्वेटर और जैकेट पहन के बैठा है, रहता है ना, मूड चेंज होता रहता है। या ठंडी का टाइम है, पता लगा कपड़े उतार के बैठा हुआ है। दूसरा लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, कभी भी सुसु पॉटी हो जाएगी। डिक्रीज एपेटाइट एंड एबिलिटी टू ईट, ना उसको भूख लगती ना खाने की इच्छा होती, पागलपन बोलता ना, क्या है, पागलपन है एक तरह से। डिफिकल्ट टू रिमेंबरिंग द रिसेंट इवेंट, अभी रिसेंट में कोई मिल के गया है, कोई काम बता के गया, भूल जाता है। सेल्फ नेग्लेक्ट, अपने आप को नेग्लेक्ट करता रहता है, सोसाइटी से दूर करता रहता है। ऑफन विड्रॉ द फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली और सोसाइटी से कोई मतलब नहीं, अपने आप को अकेले में कमरे के अंदर कैद करके रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको कौन क्या कह रहा है। अब इसको अगर ठीक करना है तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे करोगे, डिक्रीज हेड इंजरी, किसी भी तरीके से जो हेड में इंजरी हुई उसका ट्रीटमेंट हो। ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन की एक्सरसाइज होनी चाहिए है ना। हेल्दी डाइट खाना चाहिए। स्टे सोशली एक्टिव, मीन्स ये डिपेंड करता है फैमिली में, अगर फैमिली मेंबर्स चाहें तो ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। इंगेज करके रखो, लोगों के बीच में बिठा के रखो। अब ये नहीं कि हाँ भाई बेइज्जती सी फील हो रही कि कोई गेस्ट है, बिठा के रखिए, आपके घर का मेंबर है वो ठीक होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। बाहर वाला आता है जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर वाला है, आपके सामने अच्छा बोलेगा, पीठ पीछे अच्छा बोलने की टेंडेंसी नहीं आजकल लोगों की। वो लोग बड़ी गलत फहमी में रहते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। आप दूर कहाँ जाते हो, मेरा एग्जाम्पल ले लो, पिछले 1 साल से मैं फ्री में सबको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट आते हैं जिनको देख के लगता है कि बंद कर दूं चैनल। फिर 1-2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, फिर सोचता हूँ चलो यार कुछ पॉजिटिव कमेंट है, कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं उनके लिए बनाना शुरू करूँ। तो सोचो जो फ्री में पढ़ा रहा है, निस्वार्थ भावना से पढ़ा रहे, जब हमें नहीं छोड़ रहे हो, सीधी सी एग्जांपल है। खैर, अवॉइड टोबैको, एक्सेस अल्कोहल, अदर ड्रग्स, कोई ये सब अगर हैबिट्स है तो उसको दूर कराया जाए। एक्सरसाइज बॉडी की और माइंड की कराई जाए, प्लस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर है ना, हार्ट डिजीज कोई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, इन सब की प्रॉपर समय समय पे मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए। तो इस तरह से नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है उसको थोड़ा सा। और अगर इससे नहीं ठीक होता तो फिर फार्माकोलॉजिकल, मतलब अब दवाओं का इस्तेमाल। दवाओं का इस्तेमाल कैसे, सिलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर, हम लोग पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में, ठीक। ये वर्क करती बेसिकली इनहिबिटिंग द एसिटाइल कोलिन स्टोरेज एंजाइम, कहां पे, कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस एरिया में। इट इंप्रूव्स द एबिलिटी टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटी, इंप्रूव करती है जो रोजमर्रा के जो काम है, जैसे खाना है, क्या पहनना है, कैसा बिहेवियर रखना है, ठीक, इस चीज को ये क्या इंप्रूव करते हैं, थोड़ी सी मेमोरी को इंप्रूव करते हैं, स्पीकिंग इंप्रूव करते हैं, थिंकिंग को। दवाएं कौन सी, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, डोनापेजिल आर सेंट्रली एक्टिंग, ये रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर की तरह कैसी सीएनएस की ड्रग्स हैं ये सारी की सारी, ठीक। तो सिलेक्टिव रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर, फर्स्ट मेडिकेशन होता है ये फर्स्ट सबसे पहले अप्रूव हुआ था। और दूसरा क्या, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव का फिर नॉन सेलेक्टिव एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर, जैसे टैक्रिन एग्जांपल है। टैक्रिन ये थेरेपेटिक इफेक्ट देता है और इनहेंस करता है कोलिनर्जिक फंक्शंस को, ठीक। भाई एसिटाइल कोलिन स्टोरेज क्या है, वो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन, भाई सिग्नल जो है नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म रोक दिया जाए। मेटाबॉलिज्म कैसे रोकोगे, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज जो मेटाबोलाइज कर देता है एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में, उसको रोक दिया जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टोर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन और वो रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन फिर से शुरू कर सकता है। दूसरा एंटी एल्जाइमर एजेंट भी है, जिसको क्या बोलते हैं, मेमेंटाइन या मेमेंडा, ठीक, याद रखना, मेमेंटाइन या मेमेंडा क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है मैनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेशली एंटी एल्जाइमर भी बोलते हैं, पार्किंसोनिज्म में भी देते हैं,
ब्रेन में स्ट्रोक्स आते हैं उसमें भी, मीन्स कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भूलने वाली जो बीमारी है इसको क्या और भूलने वाली बीमारी बोलते हैं, किसको पार्किंसंस को, है ना। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज पूरी तरह से आपकी खत्म हुई, अल्जाइमर डिजीज, जिसको क्या भूलने वाली बीमारी बोलते हैं, अल्जाइमर को। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रोक, और फिर माइग्रेन, 2 और बचे, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक और अनाउंसमेंट की, 1-2 दिन में जो कार्बोहाइड्रेट में डाउट्स हैं आपके, कुछ बच्चों ने लिख के भेजे हैं, उनकी क्लासेस में चलाने जा रहा हूं। तो और भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या क्वालिटेटिव टेस्ट से रिलेटेड है, तो जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं मैं बोर्ड पे उसको समझाऊंगा। आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको नीचे लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर की जाएगी। ओके।